नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं, जिनसे हम रोज़ देश की राजनीति के बारे में चर्चा करते हैं। देश के राजनीतिक हालात पर हो रहे उथल-पुथल को, उतार-चढ़ाव को समझने की कोशिश करते हैं। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। आजकल ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी रोज़ किसी न किसी ऐसे मुद्दे की तलाश में है, जो एक विमर्श वो चला रही थी पहले अपनी उपलब्धियों का, उससे अलग एक नैरेटिव गढ़ सके। जी। उसके कारण क्या है वो आपने समय-समय पर बताया है। मुझे उम्मीद है कि आज की चर्चा में भी हम उस पे थोड़ी बातचीत करेंगे। तो इनहेरिटेंस टैक्स या विरासत टैक्स की जो बात सैम पित्रोदा के एक इंटरव्यू से सामने आई है, उस विवाद को आप कैसे देखते हैं? क्या उससे भारतीय जनता पार्टी को एक अलग नैरेटिव गढ़ने में मदद मिल सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सब कोशिशें ज़रूर कर रही है। कभी कांग्रेस के घोषणा पत्र के ज़रिए वो कह रही है कि देश के हिंदुओं की संपत्ति उनसे छीन ली जाएगी, मुसलमानों में बाँट दी जाएगी, उनकी बहू-बेटियों के मंगलसूत्र उतार लिए जाएँगे, मुसलमानों में बाँट दिए जाएँगे, आदिवासियों से उनका सोना छीन लिया जाएगा और कमज़ोर जातियों को जो आरक्षण मिला है, वो आरक्षण उनसे छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा, धार्मिक आधार पे। ये सब बातें भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब सैम पित्रोदा वाला मामला जो कि एक तरह से सामान्य ज्ञान का मसला होना चाहिए साधारण परिस्थितियों में, भाई अमेरिका में एक इस तरह का कानून है। एक ऐसा देश जो कि पूंजीवादी देश कहलाता है, वहां पर अगर एक अमीर आदमी की संपत्ति, अमीर आदमी को अधिकार नहीं है कि वो अपने उत्तराधिकारियों को सारी संपत्ति दे दे, है, तो ये अपने आप में एक खास तरह का तथ्य है। इस रूप में लिया जाना चाहिए था इसको, लेकिन इसको वो अपनी बातें कहने का और अपनी बातों को पुष्ट करने का एक जरिया बनाना चाहते हैं, क्योंकि सैम पित्रोदा का कांग्रेस से ताल्लुक रहा है। सैम पित्रोदा का कांग्रेस से क्या ताल्लुक है, इस पर भी दो बार बात कर लें। जब राजीव गांधी सत्ता में आए थे 414 सीटें लेकर, जिसके बारे में नरेंद्र मोदी केवल कल्पना ही कर सकते हैं, तब उन्होंने सैम पित्रोदा को निमंत्रित किया था। वो भारत आए थे, उन्होंने सी डॉट नाम की एक संस्था खोली थी और भारत में उसके बाद से जो संचार क्रांति होनी शुरू हुई है, उसकी जिम्मेदारी, उसका श्रेय सैम पित्रोदा को जाता है, उसे शुरुआत करने का। तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने भारत के आधुनिकीकरण में और विकास में सैम पित्रोदा ने निभाई थी। वो गुजराती मूल के हैं, उनका नाम सत्येंद्र है, सत्येंद्र पित्रोदा नाम उनका है। जो अमेरिका में चले गए तो सैम पित्रोदा कहलाए जाने लगे। लेकिन अब यहाँ पे फिर से आप वर्तमान में आइए, सैम पित्रोदा को भी भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है। प्रश्न ये है, इसका असर क्या पड़ रहा है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। भाजपा को जो करना होगा वो कर रही है, उसके डीएनए में है सांप्रदायिकता फैलाना, वो कर रही है, लेकिन उसका असर क्या होगा? आज भारतीय जनता पार्टी के एक राज्यसभा सांसद, जिनका मैं नाम यहाँ नहीं लूंगा, उनसे मेरी बातचीत हुई। मैंने उनके सामने भी यही सवाल रखा। मैंने उनके सामने ये सवाल रखा कि जो हो रहा है सारा कुछ, मंगलसूत्र, इसको मैं मंगलसूत्र कांड का एक नाम दे देते हैं हम लोग, मंगलसूत्र कांड हो रहा है, भाजपा का मंगलसूत्र कांड है। तो ये मंगलसूत्र कांड का क्या मतदाताओं पे कोई असर हो रहा है? तो उनका स्पष्ट मानना था कि मतदाताओं में इसके प्रति अरुचि पैदा होगी। ये मतदाताओं, और वो ये भी मानते थे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इस घटनाक्रम को बहुत आश्वस्ति या समर्थन के भाव से नहीं देख रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो सोच विचार है, जिस तरीके से मोहन भागवत आगे बढ़ रहे हैं, मुसलमानों के साथ संबंधों को अच्छा करना चाहते हैं, उनका जो वैचारिक रणनीति है उनकी, उसमें भी ये बात फिट नहीं होती। उनका मानना यह था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक लोग भी इस बात को नहीं दोहरा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि खुद उनसे भी कहा जाएगा अगर मंच से इस प्रकार का हम भाषण दें तो वो शायद इस तरह का भाषण देना पसंद नहीं करेंगे। ये मैं केवल एक हांडी का एक चावल जो है उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा के भीतर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भीतर, ये जो चुनावी मुहिम का घटनाक्रम बदला है, ये जो भाजपा के तेवर बदले हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा छोड़ दिया है और ये मुद्दा उठाना शुरू कर दिया है, इसका असर क्या हो रहा है? अब आइए, ये तो भाजपा, अब आइए मतदाताओं के ऊपर। अगर ये सब बातें हम बातें नहीं भी पता होती, हमें इसका अंदाजा नहीं भी होता, तब भी क्या भारत का मतदाता इतना मूर्ख है? मेरा तो मानना यह है कि भारत के मतदाता सोच रहे होंगे कि हमको बेकार में मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जा रहा है। क्या बिल्कुल तर्कहीन प्राणी है। ठीक है, समाज में कुछ लोग होते हैं कट्टरपंथी, मुसलमानों के प्रति, इस्लाम के प्रति विद्वेष से भरे हुए होते हैं, उनकी संख्या पिछले दिनों बढ़ी भी है, लेकिन वो लोग तो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं।
सवाल ये है कि कोई नया रिक्रूटमेंट हो रहा है इसके जरिए, क्या हो रहा है? ये सब कहने के पीछे नरेंद्र मोदी की मंशा क्या है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके ऊपर गौर करना चाहिए। क्या नरेंद्र मोदी इसके जरिए नए वोटर्स चाहते हैं, वोटरों में नए उत्साह का इंजेक्शन लगाना चाहते हैं, अपने सुस्त पड़े हुए मुरझाए हुए कार्यकर्ताओं को जोश दिलाना चाहते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों के अंदर ये भावना भरना चाहते हैं कि वो निकलें और तेजी के साथ भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ में एक पूरक भूमिका का निर्वाह करें, जो वो हमेशा हमेशा करते रहे हैं? अगर ये वो चाहते हैं, इसका मतलब उन्हें लग रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा है। पहले दौर में ऐसा नहीं हुआ। पहले दौर में जितना मतदाताओं में भी उत्साह नहीं था, भाजपा कार्यकर्ताओं में भी उत्साह नहीं था और संघ की तरफ से भी वो उत्साह नहीं था। इसी के आलोक में अगर आप देखें, जब ये खबर चल रही है कि भाई वो रात में नागपुर गए, तो वो सब ये क्यों हुआ? इसके पीछे कारण क्या है? उन्हें ऐसी क्या जरूरत पड़ी वहां जाकर संघ के दफ्तर में जाने की? इस प्रकार की खबरें चल रही हैं, इनकी सोशल मीडिया में कार्यक्रम भी हुए हैं इसके ऊपर। तो ये सब चीजें बताती हैं कि चुनाव अब बिल्कुल वैसा नहीं रहा जैसा कि आज से महीने भर पहले हम लोगों को लगता था कि बिल्कुल एक तरफा चुनाव है। चुनाव में कुछ मुश्किलें पैदा हुई हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें हैं। विपक्ष ने कोई ऐसा विशेष तीर नहीं मारा है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष की किसी कार्रवाई का नतीजा ये हो। आमतौर पर माहौल इस तरह का है और ये माहौल मुख्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ही का किया धरा है। उन्होंने जिस तरह की सरकार चलाई, मोदी जी ने इस तरह मोदी की गारंटियां दी, मोदी की गारंटी मोदी लेता है। आप सोचिए, इस वाक्य रचना पर गौर कीजिए। मोदी की गारंटी मोदी लेता है, सब कुछ मोदी करेगा, मोदी जनता के लिए खड़ा हुआ है, मोदी को ही सारे वोट मिलेंगे, हर सीट पे मोदी ही चुनाव लड़ रहा है। तो ये सब चीजें जो हैं, इसमें आमतौर पर लोग सोचते हैं ठीक है, मोदी जी ब्रह्मा, मोदी जी आज की राजनीति के ब्रह्मा है, तो वही लड़ रहे हैं, तो जो चुनाव जीत ही जाएंगे, उसमें हम क्या कर रहे हैं, कर लेंगे। ठीक है, हम इस अंग्रेजी में कहते हैं सिट बैक एंड रिलैक्स। हम ये आराम जो से बैठेंगे और उसको देखेंगे। अच्छा, अब इसमें एक चीज और मैं जोड़ देना चाहता हूं। आज इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के जिस सेमिनार में मैं था, उसमें संजय कुमार जब अपनी प्रस्तुति कर रहे थे, तो उन्होंने एक तथ्य हम लोगों के सामने रखा, जो कि उनके सर्वे से निकल कर आया था। वो तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है, वो तथ्य मुझे नहीं पता था, लेकिन उन्होंने उसकी बात सुन के मैं चाहता हूं उसको नए सिरे से इस तथ्य को रेखांकित किया जाए। उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी को करीबन 40% वोट मिलते हुए दिखाए गए हैं हमारे सर्वेक्षण में, और कांग्रेस को 28% या 27% वोट मिलते दिखाए गए। यानी भाजपा जो है उससे 12-13% आगे है कांग्रेस से। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को जो वोट मिल रहे हैं उसमें से 12% वोट ऐसे हैं जो कि रिलक्टेंट वोटर्स हैं। यानी वो खुशी खुशी भाजपा को वोट नहीं दे रहे हैं, वो इसलिए भाजपा को वोट दे रहे हैं, उनकी कई रिजर्वेशंस हैं, कई आपत्तियां हैं उनकी, भाजपा को इसलिए वोट दे रहे हैं कि उन्हें कोई दूसरा विकल्प नहीं दिख रहा है। अगर विकल्प हो तो वो भाजपा को वोट ना दें, इसका नतीजा ये निकलता भाजपा है। के कांग्रेस जी, कांग्रेस के वोटर या भाजपा के वोटर, एक बार फिर से उसको स्पष्ट कर दें। मेरा कहना है 40% वोटर जो भाजपा को मिल रहे हैं लोकनीति CSDS के सर्वेक्षण में, उनमें से 12% वोटर ऐसे हैं जो कि भाजपा को वोट अगर देंगे तो हिचक के साथ वोट देंगे, आपत्ति के साथ वोट देंगे, रिजर्वेशंस के साथ वोट देंगे। वो भाजपा के बहुत ही, जिसे कहते नहीं, खुश प्रसन्न होकर भाजपा का समर्थन नहीं कर रहे हैं, वो मजबूरी में भाजपा को वोट देंगे। अगर उनकी मजबूरी हट जाए, यानी विकल्प मिल जाए उन्हें, कोई दूसरी बात उनके सामने आ जाए, कोई दूसरा चेहरा सामने आ जाए, दूसरी पार्टी सामने आ जाए, कोई बात उन्हें पसंद आ जाए, तो वो भाजपा को वोट नहीं भी दे सकते। इसका मतलब है कि भाजपा को विश्वास के साथ मिलने वाले वोटरों की संख्या, वोटरों का प्रतिशत केवल 28 है। 12% ऐसे हैं जो कि अपनी मतदान प्राथमिकताओं पर अभी विचार कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया है कि भाजपा को वो वोट दे रहे हैं, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि हम हिचक के साथ वोट देंगे भाजपा को। भाजपा को बेहिचक वोट देने वाले लोग केवल 28% है। यानी वो कांग्रेस, और इस मामले में कांग्रेस और भाजपा बिल्कुल बराबर खड़ी हुई है। अब आप फर्ज कीजिए कि 28 के 28, ये 12 के 12% वोट पुनः भाजपा को मिल जाते हैं, तो भाजपा के वोट 40% हो जाएंगे। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि भाजपा को मिल जाएंगे? माहौल किस तरह का है? माहौल तो ऐसा नहीं है, माहौल में तो ऐसी कोई प्रेरणा नहीं है जो सारे के सारे लोग उसमें से सारे के सारे वोट भाजपा से दूर भाग सकते हैं। 10% वोट दूर हो सकते हैं भाजपा से, 4% वोट दूर हो सकते हैं, 6% हो सकते हैं,
5% हो सकते हैं, 3% हो सकते हैं, कितने भी कम या ज्यादा कितने भी वोट भाजपा के साथ जा सकते हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि पूरे के पूरे 12% जो हिचक वाले वोट हैं वो भाजपा को फिर से मिल जाएंगे। ये है वो चीज जो कि भारतीय जनता पार्टी को विचलित कर रही है, बेचैन कर रही है। मुझे कम से कम लोकनीति CSDS के इस आंकड़े पर पूरा विश्वास है। मैं ये मानता हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है। ये चुनावी हांडी में पक रहे या पक रहा है एक ऐसा चावल है जिसको अभी तक देखा नहीं गया है, बाहर निकाल के चेक नहीं किया गया है ये चावल कितना पका है, उसके हिसाब से उस हांडी का मूल्यांकन नहीं हुआ है अभी तक। इसमें से 3 या 4% वोट भी अगर भाजपा के कम हो जाते हैं तो देखिए भाजपा फिर संकट में आ जाएगी, क्योंकि वोटों का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, वोटों का जो विन्यास होता है सीट जिताने वाला, वो हर चुनाव में एक सा नहीं होता है। एक चुनाव में जितने वोट पाके आप जितनी सीटें प्राप्त कर सकते हैं, दूसरे चुनाव में उतने ही वोट पाके आप उतनी सीटें नहीं प्राप्त कर सकते। मसलन 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जितने वोट पाकर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था, उससे कहीं ज्यादा वोट प्राप्त करके 2022 में समाजवादी पार्टी को केवल 110 के आसपास सीटें मिली, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल गई, उसका विन्यास पूरी तरीके से बदल गया। तो जितने वोटों में 38.7% वोटों में जितनी सीटें भाजपा को 303 मिली थी पिछली बार, अगर उतनी ही वोट फिर से रह जाते हैं या उससे 1-2% कम हो जाते हैं तो कितनी सीटें मिलेंगी इसके बारे में कोई विश्वास के साथ नहीं कह सकता। 38% वोटों का कन्वर्जन 303 सीटों में ही अनिवार्यता होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि पूरा का पूरा चुनाव परिणाम जो है वो अनिश्चितताओं से घिर जाता है। मैं एक चीज का यहाँ उल्लेख करना चाहूंगा, फिर अगले सवाल पर जाऊंगा। जो आपने संजय कुमार जी के सर्वे का उल्लेख किया, तो जो इंडिया माई एक्सेस करके, एक्सेस इंडिया करके जो सर्वे जारी हुआ था, बाद में उन्होंने उसको वापस लिया। रोचक बात यह है कि उसमें वो भी कांग्रेस को 26% वोट दे रहे हैं और भाजपा को 37%, और फिर वो जा रहे हैं कि इंडिया के पास 43 जाएगा और बीजेपी वाले गठबंधन के पास 44 जाएगा। तो ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ी सच्चाई हो सकती है कि कांग्रेस की वोट काफी बढ़ रहे हैं। देखिए, तो एक्सेस माई इंडिया के नाम से जिस सर्वे को मैंने इसके ऊपर एक कार्यक्रम किया, तो उस कार्यक्रम को 13 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। हालत ये थी कि पहले 2 दिन तो प्रति मिनट 7,000 लोग उस कार्यक्रम को देख रहे थे। वो निश्चित रूप से वो एक आधिकारिक सर्वेक्षण नहीं था, वो एक गोपनीय सर्वेक्षण था। इसलिए मैंने बार बार कहा कि वो एक अनधिकृत और गोपनीय सर्वेक्षण है, लेकिन उसमें एक नई तस्वीर निकल के आती है, त्रिशंकु लोकसभा की तस्वीर निकल के आती है। और मुझे लगता यह है कि जो लोकनीति का जो सर्वे है इसमें ये 12% वोटों की वजह से जो कोई भी खेल हो सकता है इसके अंदर, इससे भी वही तस्वीर निकल के आती है। मुझे लगता है कि इस चुनाव की सबसे ज्यादा ठोस और सबसे ज्यादा विश्वसनीय तस्वीर आज की तारीख में अगर कोई है, जाहिर है कि ये तस्वीर टेंटेटिव है, अनुमानित है, वो यही है कि आज की तारीख तक देश का मतदाता किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत देने, किसी भी पार्टी या किसी भी जत्थेबंदी को पूर्ण बहुमत देने के मूड में नहीं आ पाया है। हो सकता है वो भाजपा को पूर्ण बहुमत दे दे, लेकिन सत्ता इसके अंदर लगा हुआ है, बहुत बड़ा सत्ता है। मैं थोड़ा सा इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में कुछ बोलना चाह रहा था कि अभी मैं ये देख रहा था एक कार्यक्रम जिसमें सुप्रिया सुनील ने बहुत सारी चीजें दिखाई, और वहीं से मुझे जानकारी मिली कि अरुण जेटली भी इसके पक्ष में थे, और 2019 के आसपास बाकायदे मोदी सरकार एक प्रस्ताव लाना चाह रही थी कि इस तरीके का टैक्स हिंदुस्तान में लगाया जाए, क्योंकि एक बड़ी मात्रा में, यानी कि तकरीबन किसी को अगर 50 करोड़ या उससे भी ज्यादा की संपत्ति हो, एक निर्धारित करके फिर उस पर ये टैक्स लगाया जाए। मेरा ये कहना है कि कई बार जिस मुद्दे को एकदम बड़ा हाई तौबा करके मचाया जाता है, बाद में पता चलता है कि वो बहुत ही आधारहीन सा मुद्दा है। अब तो हम ऐसा ही कर सकते हैं। नहीं, ये देखिए, ये सब जो भाजपा जो कर रही है, ये जैसे एक पुरानी कहावत है, डूबते को तिनके का सहारा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाजपा का एहसास इस पर डूबने वाला एहसास है, लेकिन आपको जो मिल रहा है आप उसको झपट के इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे पूरी तरीके से सोच नहीं रहे हैं। मतलब थिंकिंग थ्रू कहते हैं ना, पूरी तरीके से गहराई से सोच के किसी कदम को उठाना, ये नहीं। ये जो पूरी रणनीति बनाई गई है, ये जल्दबाजी में बनाई गई रणनीति है, अफरा तफरी में बनाई गई रणनीति है। इसलिए जो चीज कांग्रेस और विपक्ष को चाहिए और जो कर भी रहे हैं शायद वो, कि धैर्य से बिना विचलित हुए
तथ्यों के जरिए इन चीजों को काउंटर करें, इन चीजों का मुकाबला करें, तो फिर धीरे धीरे करके, क्योंकि ये चुनाव एक दिन का खेल नहीं है। 1 जून को आखिरी वोट पड़ेगा, 7वां वोट। अभी बहुत दिन है, अभी तो ये महीना भी खत्म नहीं हुआ है, बीच का एक पूरा महीना पड़ा हुआ है। इस पूरे महीने में जाने कितने बार ज्वार आएगा, कितने बार भाटा आएगा, कुछ नहीं पता। आज मैंने राहुल गांधी के 2 भाषण देखे जो उन्होंने महाराष्ट्र में 2 रैलियों में दिए थे। तो उसमें तो ऐसा लगा कि वो अपने चुनावी घोषणा पत्र पर ही पूरा केंद्रित है और बता रहे हैं बिल्कुल, देखिए उन्होंने पकड़ा है महंगाई और बेरोजगारी, और उन कांग्रेस का घोषणा पत्र बहुत ही ठोस रूप से बेरोजगारी के मुद्दे को संबोधित करता है। साथ में वो ये भी कहता है कि वो एक नए तरह की अर्थनीति बनाएगा। ये पहली बार इतनी बड़ी एक देश की बड़ी पार्टी ने कहा है कि वो मौजूदा अर्थनीति में एक बड़ा परिवर्तन करेगा। अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाती है और वो अपने घोषणा पत्र के वायदों को लागू करना चाहती है, तो बिना अर्थनीति में परिवर्तन किए हुए वो कर ही नहीं सकती है लागू। वो कहां से इतनी अप्रेंटिसशिप के लिए पैसा लाएगी जो उसमें वायदा किया गया है लोगों को देने के लिए? कहां से इतना पैसा लाए? कहीं ना कहीं तो पैसा लाना पड़ेगा। तो किसी क्षेत्र में पैसा खर्च होता है, उसको वहां से निकालना पड़ेगा। अपनी आर्थिक प्राथमिकताओं को बदलना पड़ेगा कांग्रेस को। एक चीज और है, जैसे कि मैं ये सोच रहा था कि जैसे कांग्रेस के नेता जब बोलते हैं तो ये कहते हैं कि संविधान खतरे में, संविधान बचाने की लड़ाई है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग यह कह सकते हैं कि हम भी जब उनके कहे गए कथन का कुछ थोड़ा सा अनर्थ निकाल रहे हैं तो वो भी उसी श्रेणी में रखिए, हम कहाँ संविधान बदल रहे हैं? क्या दोनों की तरफ कुछ कहा जा सकता है कि वो लोग थोड़ा अतिवाद की तरफ चले जाते हैं? कौन लोग? तो कांग्रेस के लोग भी जब कहते हैं बार बार संविधान खतरे में है और भाजपा संविधान बदलना चाहती है। इसलिए कि बहुत से हिंदुत्ववादियों ने इस तरह के बयान दिए हैं कि जैसे ही जब मोदी ने 400 पार का नारा दिया तो बहुत से लोग जोश में आ गए, जो बहुत सारे पुराने तरह के कट्टरपंथी भरे हुए हैं, कुछ चुनाव भी लड़ते रहे, उनको टिकट भी मिलते रहे हैं। उन्होंने कहना शुरू किया कि हम संविधान जैसी 400 मिले तो वैसी नरेंद्र भाई संविधान बदल लेंगे। तो इसका दलितों के ऊपर भी असर हुआ है। तो दलितों के लिए संविधान बाबा साहेब के वजह से बहुत एक पवित्र पुस्तक है। वो संविधान में किसी भी परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं। खासतौर से दलितों का जो राजनीतिक नेतृत्व है उसके लिए तो बहुत जरूरी है इस बात को समझना। वो इस बात को लेकर दलितों में प्रचार वगैरह भी करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने उन लोगों को चुप कराने में सफलता नहीं प्राप्त की है। ऐसे लोग कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं। तो चुनाव का वक्त है, लोग ज्यादा संवेदनशील होते हैं। धीमी स्वर में कही गई बात ऊंची आवाज में लोगों के कानों में जाती है। कुछ भी हो सकता है। आज ये घोषणा हुई कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे और वो कन्नौज से कल अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। ये रामगोपाल यादव ने की, तो तकरीबन ऑफिशियल घोषणा ही है। इसका उत्तर प्रदेश की चुनाव पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है, कुछ ज्यादा जोश आ सकता है? देखिए, राहुल गांधी को अमेठी से लड़ना चाहिए, अखिलेश को कन्नौज से या जहां से वो लड़ना चाहें उनको वहां से लड़ना चाहिए, प्रियंका गांधी को रायबरेली से लड़ना चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश के संग्राम में सबको कूद पड़ना चाहिए। अखिलेश जहां चुनाव लड़ेंगे शर्तिया जीतेंगे। कन्नौज से लड़े तो उनका जीतना तय है। राहुल गांधी का जीतना तय नहीं है, लेकिन उनका स्मृति ईरानी को जबरदस्त टक्कर देना तय है। प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ेंगी तो वो भी बहुत जबरदस्त टक्कर देंगी। और इससे क्या होगा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठजोड़ है उसको बहुत बड़ा उछाल प्राप्त होगा इससे। तो ये सही मौका है कि सब लोगों को चाहिए कि वो चुनाव के मैदान में कूदें और अपनी बातें मतदाताओं तक ले जाएं। ये जो पूरा विमर्श चल रहा है इन दिनों, और उसमें आदित्यनाथ ने ये कहा कि सरिया ही लागू कर देगी कांग्रेस आएगी, तो मैं ये सोच रहा था कि क्या इसका नुकसान बिहार में जनता दल यूनाइटेड को हो सकता है, जिसको दूसरे चरण में उसी के 5 क्षेत्रों में चुनाव होने वाला है, और ये कहा जाता है कि उसको कुछ अल्पसंख्यकों को भी वोट मिलते हैं। तो ये इसका परिणाम क्या एक नकारात्मक भी हो सकता है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, मैं मुसलमानों पे इसका क्या परिणाम होगा मैं इसको सोच ही नहीं रहा हूं। मेरे चिंतन का विषय यह है कि हिंदुओं पे इसका क्या असर होगा। क्या हिंदू मतदाता इतना मूर्ख है कि हिंदू मतदाता के पास दिमाग नहीं है कोई? उसकी चिंतन क्षमता समाप्त हो चुकी है बिल्कुल क्या? जब पुलवामा और बालाकोट का डिस्कोर्स सिर पे चढ़कर बोल रहा था, तब भी हिंदुओं ने भाजपा को 38% वोट दिया था। तब भी 62% वोट भाजपा के खिलाफ पड़ा था
गैर भाजपा शक्तियों को मिला था। जब कितनी बड़ी राष्ट्रवाद की लहर आई हुई थी, आंतरिक सुरक्षा, राष्ट्र सीमाओं की सुरक्षा का सवाल, राष्ट्र के मान अपमान का सवाल हवा में था। आप सोचिए, उसको तो बड़ी लहर माना जाएगा ना। मोदी जी के वोट भी 6-7% बढ़ गए, उनकी सीटें भी बढ़ गई थी 20-25, तब भी इतना ही वोट मिला था। ये जो भाजपा कर रही है, इससे कितना उनका वोट बढ़ेगा? मेरी दिलचस्पी का विषय यह है कि हिंदू इसके बारे में क्या सोच रहे हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसके बारे में क्या सोच रहा है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। देखिए, ये बात कही जाती है ना कि 2004 में अटल बिहारी की रेटिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके बाद सोनिया गांधी की रेटिंग से वो बहुत आगे थे, लेकिन भाजपा मामूली से अंतर से चुनाव हार गई। भाजपा क्यों चुनाव हारी थी? उसके अंदर एक पहलू था। पहलू ये था कि उस चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बहुत ही खुलकर भाजपा का साथ नहीं दिया था। अटल बिहारी के पूरे प्रधानमंत्रित्व में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके बीच में एक तरह की होड़ चलती रही थी। तो ये क्या महत्वपूर्ण है जी। क्या इस तरह की कोई होड़ अभी भी दिखती है? क्योंकि होड़ तो नहीं है, होड़ इस बार होड़ नहीं है, लेकिन साथ में एक तरह की डिस्पोंडेंसी, एक तरह की सुस्ती, और 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद में इस प्रकार का आकलन कि भाई हमें क्या मिला, संघ को क्या मिला। हर जाति आकलन कर रही है ना। कांग्रेस जब 50 साल सत्ता में रह ली, तब जाके उसके खिलाफ लोगों ने इस तरह के आकलन करना शुरू किए थे, हमें क्या मिला। भाजपा के लिए मामला फास्ट फॉरवर्ड हो गया है। यहाँ 10 साल बाद ही लोगों ने वो आकलन करना शुरू कर दिया है। इसलिए जातियां उभर के सामने आ गई हैं, सामुदायिक दावेदारियां उभर के सामने आ गई हैं, यानी अस्मिताएं आ गई हैं सामने उभर के। किसी एक बड़ी राष्ट्रवादी या सांप्रदायिक अस्मिता के जरिए उन अस्मिताओं को पृष्ठभूमि में धकेलना थोड़ा मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। इसलिए कि वोट पड़ने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये काम अगर 6 महीने, साल भर से किया जाता तो शायद हो भी सकता था, लेकिन अब तो ये है कि सब लोग अब जो पानी है जिसके अंदर सब लोग तैर रहे हैं, उस पानी में लगातार सब लोग छपा तैर रहे हैं। पानी स्थिर नहीं है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व है, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को अपने पक्ष में करने में पूरी तरीके से सफल नहीं हो सकती है। देखिए, अगर उन्हें इतना विश्वास होता नरेंद्र मोदी को कि हमारे व्यक्तित्व और हमारे नेतृत्व की दम पे ही हो जाएगा, तो ये मुसलमानों वाला मुद्दा नहीं उठाते। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व के ऊपर जो बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, खुद नरेंद्र मोदी द्वारा अपने मुंह मियां मिट्ठू बना गया है, खूब शेखियां बघारी गई हैं कि मैं ये मोदी ये करेगा, मोदी वो करेगा, ऐसे मोदी कोई और व्यक्ति हो कोई है। उस चीज ने भी लोगों में, भाजपा कार्यकर्ताओं में, संघ के लोगों में एक तरह की उदासी पैदा की है, एक तरह की सुस्ती पैदा की है। ये सब तो हो ही रहा है, हम उसमें और क्या कर लेंगे। आज की बातचीत को हम यही विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में प्रोफेसर अभय दुबे से बातचीत करेंगे। आज की बातचीत के लिए सर आपको बहुत धन्यवाद। नमस्कार।